नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 2047 तक वैश्विक आर्थिक वृद्धि को दिशा देने के लिए महाशक्ति बनने के मार्ग पर। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड का परिणाम घोषित। बिहार से शीर्ष पर रहने वाले अभिजीत आनंद ने अखिल भारतीय स्तर पर 15वां स्थान प्राप्त किया। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत, 3 अन्य घायल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 2047 तक वैश्विक विकास का शक्तिशाली वाहक बनने की राह पर है। उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया के कारोबारी समुदाय से बातचीत में कहा कि भारत में हो रहे परिवर्तनकारी कार्यों ने उसे विश्व अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पर पहुंचा दिया है। श्री गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अनुमान का उल्लेख करते हुए कहा कि 2047 में भारत 35 से 45 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी, जिससे भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में राजनीतिक स्थिरता स्थापित की है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में देश में एक ऐसी सरकार है जो निर्णायक है, मजबूत निर्णय लेने को तैयार है, 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों को बेहतर और सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है और देश के आर्थिक विकास में योगदान देती है। इंजीनियरिंग स्नातक पाठ्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 2022 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। RK शिशिर ने सामान्य वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लड़कियों में तनिष्का काबरा शीर्ष स्थान पर है। इस वर्ष कुल 40,712 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। इनमें 6,516 लड़कियां हैं। परीक्षा में बिहार से शीर्ष पर रहने वाले अभिजीत आनंद ने अखिल भारतीय स्तर पर 15वां स्थान प्राप्त किया है। अभिजीत ने आकाशवाणी समाचार से अपने अनुभव साझा किए। मेरा 15 है इंडिया में और बिहार टॉपर और गुवाहाटी जोन टॉपर है और इसकी 11th में स्टार्ट की थी मैंने राजस्थान में और ऑनलाइन ही किया 2 साल घर से ही बैठ के। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जो टीचर्स बोलते हैं उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उन्हें आपसे ज्यादा पता है। एक्सपीरियंस लोग हैं, हमेशा उनकी सुने और रेगुलर रहे, हमेशा हर दिन पढ़ें। कम ही पढ़ें अगर नहीं हो सकता है तो, लेकिन हर दिन पढ़ना चाहिए। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें एक एग्जाम ही है, फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा। इससे आपका अच्छा लगता है अगर आपका रैंक आए तो। यह परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य तकनीकी शिक्षा संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के विरोध के दौरान बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित भाजपा के 10 नेताओं को उपलब्ध कराई गई वायु श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। भाजपा के इन 10 नेताओं को जून महीने में वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। पूर्वी चंपारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बैरिया देवी मंदिर के पास बालू लदे एक ट्रक के ऑटो पर पलट जाने से 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सदर SDO सौरभ सुमन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि दुर्घटना में घायल 3 अन्य व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटनाग्रस्त ऑटो में सवार सभी लोग मधुबन थाना क्षेत्र के तेतरिया से बैरिया देवी मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में आज भारत में एक दिन का राजकीय शोक रखा गया। उनका 96 वर्ष की उम्र में बृहस्पतिवार को निधन हो गया। देश भर में आज सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहा और कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य के सूखा प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिला नालंदा के साथ पटना से पूरा लखीसराय, मुंगेर, जमुई, खगड़िया और समस्तीपुर का दौरा किया। श्री कुमार ने मुंगेर में डकरा नाला परियोजना का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। इस परियोजना के फिर से शुरू होने से लखीसराय जिले के सुरगरहा प्रखंड और मुंगेर जिला के मुंगेर सदर, जमालपुर और धरहरा प्रखंड के 15,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि श्री कुमार ने कल पटना में सुखाड़ से प्रभावित इलाकों के किसानों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आकस्मिक फसल योजना के तहत इच्छुक किसानों को बीज वितरण का कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था, ताकि किसानों को खेती में सुविधा हो सके।
देश में अब तक 2 अरब 15 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि जन भागीदारी के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रतिदिन नई ऊंचाइयां छू रहा है। इधर प्रदेश में अब तक 15 करोड़ 31 लाख 94 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6 करोड़ 67 लाख 73 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक लगभग 1 करोड़ 32 लाख 78 हजार लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर आज उनका स्मरण करते हुए एक ट्वीट संदेश में कहा कि उनका जीवन गांधीवादी सिद्धांतों का प्रतीक था। श्री मोदी ने कहा कि विनोबा भावे सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर बहुत उत्साही रहे और उन्होंने जय जगत का बिगुल बजाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उनके आदर्शों से प्रेरित हैं और राष्ट्र के बारे में उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के वर्ष 1893 में शिकागो में दिए गए ऐतिहासिक भाषण को याद किया। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उनके संबोधन में विश्व के समक्ष भारत की संस्कृति और मूल्य प्रस्तुत किए गए। देश के 4 प्रमुख पीठों में शामिल द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आज मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में निधन हो गया। वे 99 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शोक के इस समय में उनके अनुयायियों के प्रति गहरी संवेदना है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सनातन संस्कृति और धर्म के प्रचार प्रसार को समर्पित उनके कार्य हमेशा याद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक प्रकट किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आकाशवाणी समाचार की आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपको श्वेत क्रांति के बारे में बता रहे हैं, जिसने भारत को विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश के रूप में स्थापित कर दिया है। 1970 के दशक में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने गुजरात के एक छोटे से शहर आणंद को देश के दूध के कटोरे के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत की, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया। आनंद मॉडल की अपार सफलता को बड़ी सराहना मिली और 1965 में डॉक्टर कुरियन के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर कुरियन से आनंद मॉडल को पूरे देश में दोहराने के लिए कहा था। लाल बहादुर शास्त्री when he was the prime minister came to Anand and informed us that, I went and stayed in a village because I know this dairy is a great success. Your trade name is very famous. You are growing every year. As against 100 dairies owned by government, all are incurring losses. So I wanted to come to Anand to study what is the reason for the success of Amul. So I told the Prime Minister, sir, the secret is very simple. This dairy is owned by farmers. It is managed by elected board of directors, elected by the farmers. In their wisdom, they have understood that to run a dairy, you need professional management. So they have appointed me as the chief executive of this cooperative. And I have been left free to build up my team. And so it is a business which is commanded by farmers. And we all of us are responsible to the board for our jobs. डॉक्टर कुरियन ने कई वर्षों तक सहकारी संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से भारत में दूध और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन, खरीद और विपणन में क्रांति ला दी। इसके साथ ही भारत दुनिया में नंबर 1 दूध उत्पादक के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। Cooperative should be formed not because it is included in the 5-year plan, but because there is a need for it. Because that is the only structure that will transfer to the farmer the largest share of the consumer's rupee without any middlemen owning the processing plant. That is why dairying is tailor-made for the cooperative. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा देश के प्रमुख दूध उत्पादक राज्य हैं। अप्रैल 2022 में गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि देश में गेहूं और चावल के कारोबार से अधिक सालाना 8.5 लाख करोड़ रुपए के दूध का उत्पादन होता है और डेयरी क्षेत्र में छोटे किसान सबसे बड़े लाभार्थी हैं। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। दूध,
छाछ, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिक्की, आलू वेज, फ्रेंच फ्राइज, हैश ब्राउन, बर्गर पैटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। इस प्रकार के प्रयास निश्चित रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, गांव मजबूत होंगे, हमारी बहनें बेटियां सशक्त होगी। पशुपालन और डेयरी फार्मिंग पर आकाशवाणी के कार्यक्रम किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डेयरी फार्मिंग तकनीकों और कृषि गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रावधानों के बारे में भी बताया जाता है। इस कार्यक्रम में पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के तहत उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को पशुधन स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय प्रोत्साहन की जानकारी दी जाती है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से शशांक कुमार। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एयर ऑफिशियल्स, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। मॉनसून की सक्रियता से राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार में सबसे अधिक 70.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं बांका जिले के अमरपुर में 32.2, पूर्वी चंपारण के कदमा में 24.6 और नालंदा के कंगरसराय में 22.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक नीरज चंद्र ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल और अन्य मौसमी विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रदेश में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है, जिसकी गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तर मध्य भाग के 1-2 स्थानों पर एवं उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण भागों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की पूर्वानुमान है। साथ ही प्रदेश के दक्षिणी भाग के 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। कैमूर जिले में जीटी रोड पर स्थित समेकित चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 2610 लीटर शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। वहीं किशनगंज के टेढ़ा गाछ में पुलिस ने खाड़ी बस्ती से एक तस्कर को 322 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इधर अररिया जिले के कुर्साकांटा में पुलिस ने 32 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक पार्वती देवी का कल देर रात लखनपुर गांव स्थित उनके आवास में निधन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व विधायक के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी अभिरुचि थी। शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र के मुंशी चौक के पास से पुलिस ने एक पिकअप वैन से 62 बोरा सरकारी अनाज जब्त किया है। तरियानी के थानाध्यक्ष शोभाकांत पासवान ने बताया कि सरकारी अनाज की कालाबाजारी के आरोप में 2 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय शेखपुरा में आयोजित 3 दिवसीय क्षेत्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता आज संपन्न हो गया। इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करते हुए शेखपुरा के छात्रों ने 55 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 2047 तक वैश्विक आर्थिक वृद्धि को दिशा देने के लिए महाशक्ति बनने के मार्ग पर। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस्ड का परिणाम घोषित। बिहार से शीर्ष पर रहने वाले अभिजीत आनंद ने अखिल भारतीय स्तर पर 15वां स्थान प्राप्त किया। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत, 3 अन्य घायल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।